एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम 11th क्लास के सेकंड चैप्टर का पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार जो था उसके बारे में मैंने इससे पहले वीडियोस बनाई है, उसमें मैंने हर एक चीज़ डाल दी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियो को देख लें। और आज शुरू करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक, क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो जानते हैं इनके बारे में। नीति निर्देशक तत्व ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए न्यायालय में कोई दावा नहीं किया जा सकता। जैसे मौलिक अधिकार थे हमारे, अगर उनका हनन होता है तो हम न्यायालय कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो हम उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किसी समाज में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए काम किया जाता है। यानी देखो, मौलिक अधिकार में किसी व्यक्ति की बात कही गई थी, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति की बात नहीं, इसमें पूरे के पूरे समाज, पूरे के पूरे राज्य की बात कही गई है। तो ये हमारा यहाँ से टॉपिक है। कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो ये है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगला है कि कौन से पार्ट में हमारे संविधान के, तो हमारे संविधान के भाग 4 यानी पार्ट हो गया 4, आर्टिकल हो जाएगा 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 में इनके बारे में बताया गया है। और इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देखो, इसका उद्देश्य है सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य है। इनमें कुछ ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार के अलावा मिले हैं। यानी हमें मौलिक अधिकारों में बहुत सारे अधिकार मिल गए थे, हमने पढ़ा था समानता, स्वतंत्रता, धर्म से रिलेटेड, और ये सारे अधिकार, बहुत सारे अधिकार हमने वहाँ मौलिक अधिकारों में पढ़े हैं। लेकिन वहाँ से उनके अलावा भी कुछ अधिकार चाहिए, वो हमें यहाँ से मिल जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व समान हैं। दोस्तों ये समान नहीं है, इनमें कुछ समानता है तो कुछ अंतर भी हैं। तो क्या अंतर है ये हम आगे जानेंगे। इससे पहले हम इन दोनों को थोड़ा जोड़ के देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। पूरक इसलिए माना जाता है कि कुछ कमियां अगर मौलिक अधिकार में रह जाती हैं तो उसको ये पूरा कर देता है नीति निर्देशक तत्व। यदि नीति निर्देशक तत्वों में कोई कमी रह जाती है तो मौलिक अधिकार उसकी पूर्ति कर देता है। जहाँ मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों पर रोक लगाता है तो वहीं पर नीति निर्देशक तत्व सरकार को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। हमने देखा है कि मौलिक अधिकार का हनन हमारी सरकार भी नहीं कर सकती, तो उसी तरीके से हमने ये सब पढ़ा है। तो नीति निर्देशक तत्वों को भी नीति निर्देशक तत्व जो है वो प्रेरित करेंगे सरकार को। मौलिक अधिकार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की गई है मौलिक अधिकार में, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो समाज की भलाई के लिए बात करता है, उसमें पूरे समाज की भलाई की बात है। ये जो है नेक्स्ट पेज में हम देख रहे हैं मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इनमें अंतर क्या है। तो दोस्तों अंतर देखते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकार भी कहा जाता है इनको, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। यानी अगर न्यायालय चाहे तो इनको लागू करवा सकता है, और अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय में जाएंगे। लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगला है मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक। इसमें बहुत नेगेटिविटी दिखती है कि इसको ये करने का अधिकार, इसको ये करने का अधिकार नहीं है, ऐसा करा तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये वो दुनिया भर की चीज़ें हमने पढ़ी है उसमें लास्ट टॉपिक में। तो इसके अलावा यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसकी प्रकृति जो है वो सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव है। तीसरा है ये व्यक्तियों से संबंधित है। हमने पढ़ा था कि इस व्यक्ति के ये अभी सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकार हैं, अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति के अधिकारों की बात चल रही थी, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के अधिकार की कोई बात नहीं चल रही, यहाँ पे पूरे राज्य की बात चल रही है। यानी पूरे समाज के, पूरे राज्य के से संबंधित होगा ये। मूल उद्देश्य है इसके राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, लेकिन इसके जो मूल उद्देश्य होते हैं वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आपातकाल, मान लो देश में इमरजेंसी लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, तो मौलिक अधिकार 20 और 21 आर्टिकल में जो दिए हुए हैं इनको छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को सरकार चाहे तो निलंबित कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, ख़त्म कर सकती है कुछ समय के लिए। लेकिन अगर ये वाले जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसको सरकार नहीं हटा सकती। फिर ये बात एक आएगी, कभी कभी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में टकरा जाते हैं।
कैसे टकरा जाते हैं, तो ये देखेंगे। आपने सुना होगा जमींदारी उन्मूलन कानून। उस समय कुछ ऐसा ही हुआ था, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और उसको एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ऐसा क्या हुआ था, एक कहानी थी, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ भाई। जमींदार लोग जो होते थे वो किसानों का शोषण करते थे उनसे, और जमींदार लोग थे, ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज़मीन होती थी, बहुत अमीर होते थे, ताकतवर होते थे पैसों के मामले में, पहुंच के मामले, हर मामले में। लेकिन जो किसान होता था वो गरीब मजदूर होता था, इन जमींदारों के खेतों में खेती करता था और उसका बड़ा हिस्सा जमींदार खुद रख लेते थे और छोटा हिस्सा किसान को देते थे। तो ये अन्याय था उन लोगों के खिलाफ। और सरकार ने ये देखा कि जमींदार एक ऐसा वर्ग है जो खेती में इंटरेस्ट नहीं रखता है, और लेकिन खेती में इंटरेस्ट ना रखते हुए भी उसके पास ज़मीन बहुत सारी है। किसान एक ऐसा वर्ग है जो खेती में इंटरेस्ट रखता है क्योंकि उसकी रोजी रोटी ही खेती पे निर्भर है, और उसके पास ज़मीन के टुकड़े, ज़मीन तक नहीं है अपनी। तो सरकार ने ऐसा सोचा क्यों ना हम इन ज़मींदारों की ज़मीनों का अधिग्रहण करके इन किसानों को दे दिया जाए। तो उससे क्या होगा, किसानों को इंटरेस्ट बढ़ेगा खेती में, अपनी ज़मीन पे खेती करेंगे तो उनको फ़ायदा भी होगा। तो ऐसे में एक कानून लाया गया जिसमें जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने की बात की गई, भूमि अधिग्रहण की बात की गई, और जमींदारों से ज़मीन लेने की बात की गई, किसानों में बांटने की बात की गई थी। तो ऐसे में क्या हुआ, जमींदार लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने क्या करा, कोर्ट में केस कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी संपत्तियाँ, हमें संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है हमारा ये। तो ऐसे में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व टकरा गए। क्यों, मौलिक अधिकार जो था जमींदार लोगों का पर्सनल अधिकार था, लेकिन यहाँ तो एक सिर्फ कितने सारे लोगों की बात हो रही है। दूसरी तरफ सारे के सारे किसान हैं और एक तरफ एक जमींदार व्यक्ति है। तो इसलिए सरकार ने ये कहा। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि हमारे संविधान में ये भी कहा गया है कि अगर सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति की ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती है, किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, उसके बदले में अगर बाकी लोगों को लाभ होता हो तो इसमें ये जाहिर सी बात थी कि जमींदार की ज़मीनों का अधिग्रहण अगर होगा और उसको ज़मीन किसानों में बांटा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लाभ तो होगा ही किसानों को। तो ये सब हुआ। तो ये इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई चली। उसके बाद क्या हुआ, ये कानून बाद में लागू कर दिया गया और ये सारी चीज़ें हो गई और संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। और ये 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी, उसने हटाया था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन के तहत इसको एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अब ये 300 अनुच्छेद 300 कै में यानी ए पार्ट में रखा गया है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता दें। और कई बार डिमांड आई थी इन टॉपिक्स की तो मैंने ये बनाया है। और कुछ बच्चे ये कहते हैं कि आप 11th की वीडियोस नहीं डालते। दोस्तों टाइम कम होने की वजह से नहीं डाल पा रहा हूँ। अभी मेरा फोकस 12th पे था कि 12th की बुक कंप्लीट हो जाए तो मैं 11th पे आऊँगा, लेकिन बीच बीच में मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं 11th की वीडियो भी बनाता रहूँगा। तो दोस्तों विश्वास बनाए रखें, मैं आपके फाइनल पेपर से पहले सारी चीज़ें कवर